हेलो फ्रेंड्स, देश में महिलाओं के उत्पीड़न की खबरें आती रहती हैं। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और उत्पीड़न को रोकने व साथ ही उनको अधिकार व सुरक्षा प्रदान करने हेतु समय समय पर विभिन्न कानून बनाए गए हैं। ऐसा ही एक अधिकार भारतीय दंड संहिता की धारा 498 किसी महिला के पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता करने के संबंध में दंड का प्रावधान करती है। जब इस धारा को भारतीय दंड संहिता में जोड़ा गया था, तब यह महिलाओं को अधिकार तथा सुरक्षा देने का एक महत्वपूर्ण हथियार था, किंतु समय के साथ साथ इसका दुरुपयोग भी बढ़ने लगा। जहां एक तरफ आज भी महिला उत्पीड़न सत्य है, आज दूसरी तरफ महिला छोटी छोटी बातों के लिए या अपने पति या पति के परिजनों से अपनी बात मनवाने के लिए भी इस प्रकार की धारा का दुरुपयोग करती है। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि क्या है धारा 498, किस तरह आज भी इसका उपयोग जरूरी है तथा साथ ही साथ इसका दुरुपयोग लगातार किस तरह बढ़ता जा रहा है। साथ ही इस धारा से जुड़े हुए सारे संशय और सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इस संबंध में अपनी क्या गाइडलाइन जारी कर रखी है। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर देखें। और साथ ही अगर आप ये चाहते हैं कि धारा 498 से जुड़े हुए ये सभी प्रावधान हर व्यक्ति को पता हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे ही लॉ से रिलेटेड कंटेंट बहुत ही सरल भाषा में आपके लिए समय समय पर लेकर आते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं लीगल दुनिया और मैं आपका दोस्त एडवोकेट मंजीत सिंह चौहान। भारतीय दंड संहिता में धारा 498A को 1983 में जोड़ा गया था। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या कहती है धारा 498A। किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना। जो कोई किसी स्त्री का पति या पति के नातेदार होते हुए भी ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और साथ ही जुर्माने से भी दंडित होगा। इस धारा के प्रायोजन के लिए क्रूरता से निम्नलिखित अभिप्रेरित है। क, जानबूझकर किया गया ऐसा कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिसमें उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की या उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य, जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक, गंभीर क्षति या खतरा कारित करने की संभावना है। या ख, किसी स्त्री को इस दृष्टि से तंग करना कि उसको या उसके किसी नातेदार को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की कोई मांग पूरी करने के लिए प्रताड़ित किया जाए, या किसी स्त्री को इस कारण तंग करना कि उसका कोई नातेदार ऐसी मांग को पूरा करने में असफल रहा है। सरल शब्दों में, जहाँ किसी विवाहिता महिला के साथ उसके पति या पति के नातेदार द्वारा कोई क्रूरता कारित की जाती है, वहाँ इस धारा के अंतर्गत कार्रवाई होती है। पवन कुमार बनम हरियाणा राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस धारा के अधीन क्रूरता करना या तंग करना सदा शारीरिक हो या जरूरी नहीं है। गंभीर मामलों में मानसिक कष्ट भी पर्याप्त है। यह धारा हर उस महिला को संबल प्रदान करती है जिसको उसके पति या पति के रिश्तेदार तंग करते हैं या कोई दहेज या अन्य कोई मांग करते हैं। हम आज के समाज में ऐसी बहुत सी घटनाएं देखते हैं जहां किसी महिला को उसके पति या उसके परिवारजन द्वारा परेशान किया जाता है, या इससे भी बढ़कर दहेज की मांग को लेकर उसको आत्महत्या तक प्रेरित किया जाता है या उसे जान से मार दिया जाता है। ऐसे ज्यादातर केस में ऐसे पीड़ित महिलाओं की पहुँच न्याय व्यवस्था तक नहीं हो पाती है, जिससे ऐसी महिलाएं अपने अधिकारों से वंचित रह जाती हैं। वहीं इसके विपरीत ज्यादातर मामलों में महिलाएं इस धारा का प्रयोग अपने पति और अपने पति के परिवारजन को तंग करने के लिए या सबक सिखाने के लिए अथवा अपनी किसी बात को मनवाने के लिए इस धारा को हथियार के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। चूंकि यह धारा नॉन बेलेबल है, यानी इस धारा के अंतर्गत पुलिस थाने में जमानत नहीं मिलती है, ऐसे किसी व्यक्ति को जिसके खिलाफ कंप्लेंट हुई है, ऐसी जमानत प्राप्त करने के लिए न्यायालय का आदेश प्राप्त करना होता है। साथ ही इस धारा में अपराध एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी इसके अंतर्गत पुलिस अधिकारी आपको बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकता है। आपको गिरफ्तार करने के लिए उसको न्यायालय से वारंट लाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इस धारा का दुरुपयोग कर महिलाएं अपने पति अथवा पति के रिश्तेदारों को गिरफ्तार करवा लेती हैं। इस धारा के अंतर्गत महिलाओं द्वारा अपने पति के ऐसे रिश्तेदारों के नाम भी लिखवा दिए जाते हैं जो कि विवाह के बाद उनसे मिले ही नहीं हैं, या वे लोग कहीं अन्यत्र किसी अन्य शहर में या किसी अन्य देश में निवास कर रहे हैं, जिन्होंने कभी भी विवाह के पश्चात ऐसी महिला से संपर्क भी नहीं किया हो, लेकिन उनको तंग परेशान करने के लिए इस तरह की झूठी FIR करवा दी जाती है। दोस्तों, अगर आपके या आपके परिवारजन के खिलाफ किसी ने ऐसी झूठी FIR की है तो इस FIR को कैसे रद्द किया जाता है हमने इस वीडियो में बता रखा है। आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद उस वीडियो को भी जरूर चेकआउट कर लें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस धारा के लगातार बढ़ते जा रहे दुरुपयोग को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने सुशील कुमार शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इस धारा के दुरुपयोग को लेकर कहा था कि यह एक तरह का लीगल टेररिज्म है। ऐसे ही एक अन्य प्रकरण अनिश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा के अंतर्गत गिरफ्तारी पर कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसके अंतर्गत इस धारा में कंप्लेंट होते ही गिरफ्तारी नहीं होगी, पुलिस अधिकारियों की समुचित जांच करनी होगी और जहां पर्याप्त सबूत है वहां न्यायालय के आदेश से ही गिरफ्तारी होगी।
साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41, 41A, 41B, 41D को प्रॉपर फॉलो करने के बाद ही संपूर्ण कार्रवाई होगी। पुलिस अधिकारी द्वारा इस प्रकार के अपराध में एक चेकलिस्ट बनाई जाएगी और उस चेकलिस्ट के अनुसार अगर कार्रवाई में उस व्यक्ति की गिरफ्तारी आवश्यक है तो ऐसे कारणों को दर्ज करना अत्यंत ही आवश्यक होगा। जिस व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेंट है उस व्यक्ति को पहले 41 CRPC का नोटिस जारी किया जाएगा और ऐसे व्यक्ति को ऐसी कार्रवाई तथा जांच में पूर्ण रूप से सहयोग करना होगा। प्रीति गुप्ता एंड अनदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसके अंतर्गत जहां परिवादी ने ननद और अपने अविवाहित देवर जो स्थान पर निवास ही नहीं करते थे और घटना स्थल पर आए ही नहीं थे, उनके विरुद्ध परिवार में विशिष्ट आरोप भी नहीं लगाए थे। उस मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि ऐसे आरोप की कार्रवाई करना विधिक कार्रवाई का दुरुपयोग होगा। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि इस धारा का पूर्ण उपबंध पर विधायिका द्वारा गंभीर पुनर्विचार की आवश्यकता है। सभी इस बात को जानते हैं कि सारे परिवारों में ऐसी घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। बहुत से मामलों में अत्यधिक उलझन की प्रवृत्ति भी दृष्टिगोचर होती है। दुर्भाग्यवश अत्यधिक संख्या में ऐसे परिवार न्यायालय में बाढ़ ला देते हैं कि इससे सामाजिक अशांति भी उत्पन्न होती है, जिससे समाज में शांति, मैत्री तथा खुशी प्रभावित होती है। ये उचित समय है कि विधायिका वास्तविक सत्यता पर ध्यान दे और इस विधि में उपयुक्त परिवर्तन करें। इसी प्रकार राजेश शर्मा व अन्य वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में भी सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए थे। देश के विभिन्न न्यायालय ने समय समय पर इस धारा के हो रहे दुरुपयोग को रोकने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। वह सरकार भी इस धारा के हो रहे दुरुपयोग को रोकने के संबंध में इस धारा में संशोधन करने पर विचार कर रही है। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट कर बताएं कि आपको क्या लगता है कि यह धारा महिलाओं को अधिकार प्रदान करने के लिए अत्यंत ही आवश्यक है या अब समय आ गया है जब इस धारा को संशोधित किया जाना चाहिए, जिससे कि ऐसी महिलाएं इस धारा का दुरुपयोग ना कर पाएं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, साथ ही हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इसके साथ ही इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम।